अपना जो टारगेट है उसको छोड़ो मत, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एज भी ऐसी है कि आवर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपने जो टारगेट बनाया है ना, वो आज के दिन में मुझे पूरा करना है। और जब आप सजदे में जाते हो तब सारी मुश्किलें हल हो जाती है। मेरा सारी लड़कियों से और बच्चों से सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपके अम्मी अब्बू आप पे इतना ट्रस्ट करके आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उस पर आप स्टैंड करें, हमें गलत राह पे नहीं जाना। आज हम सीकर शहर में हैं और यहाँ निकटवर्ती गांव किरडोली की होनहार बिटिया ज़ैनब का MBBS के लिए चयन हुआ है। गुड़िया को मैसूर में राजकीय मेडिकल कॉलेज मिली है। खुद ज़ैनब हमारे साथ है, आइए ज़ैनब से बात करते हैं। आपसे सिर्फ एक गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरी गारंटी है, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे कोई भी हैं, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे कितनी बेहतरीन सीख हमें दे सकते हैं, इसका नमूना आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मुबारकबाद ज़ैनब आपको इस कामयाबी पर। आपको हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं। शुरुआत में आपके परिजनों से मेरी बात होती थी तो उनको लगता था कि ये स्पोर्ट्स में जा सकती है, तीरंदाजी वगैरह में भी मेरी जाकिर खान जी आपके जो वालिद साहब हैं उनसे बात हुई थी। कौन सा वो मोड़ आया जहाँ से आपको ये लगा कि आप इस मेडिकल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? पहले तो मुझे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने का ऐसे मन में था, 7th स्टैंडर्ड से मन में था। फिर धीरे धीरे जब 10th तक आए तो साइंस वाली फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। फिर 11th में जब बायो लिया तो फिर बायो अच्छी लगने लगी। लेकिन जब कोविड आ गया तो वो 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद काफ़ी मार्क्स में गड़बड़ हुई। तब मैंने डिसाइड किया कि नीट का एग्ज़ाम मैं दे सकती हूँ और इंशाल्लाह क्रैक कर सकती हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था ये? सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन पहला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे पास टाइम कम था, कोविड की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं थी। तो 6 महीने थे और 11th और 12th की क्लासेस भी प्रॉपर नहीं थी, इसलिए 6 महीने में 2 साल का सिलेबस मुश्किल था कवर करना। इसलिए पहले अटेम्प्ट में 480 मार्क्स थे, सेकेंड अटेम्प्ट में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 613 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक 21,505। कौन सा कॉलेज मिला आपको? चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चामराजनगर, मैसूर के पास है, कर्नाटका। एडमिशन अभी लास्ट मंथ में करवाया था, अभी 15 को प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हुई। अभी होगी, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। क्या मन में क्या चल रहा है कि किस तरह का? मैसूर तो बहुत अच्छी जगह है, डर है थोड़ा बहुत, क्या लग रहा है आपको? एक्साइटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक्सप्लोर करने का है मन में और नई जगह है। तो वो डॉक्टर की एक जो इज़्ज़त होती है, वो इज़्ज़त कमाने के लिए मेहनत भी करनी है बहुत। तो उसके लिए इंशाल्लाह आप सबकी ज़रूरत चाहिए, दुआओं की ज़रूरत है, आप सब दुआ करें। शिक्षा नगरी सीकर में एक बड़ा कारवां है मेडिकल स्टूडेंट्स का जो तैयारी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए एज ए कामयाब विद्यार्थी? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? अपना जो टारगेट है उसको छोड़ो मत, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एज भी ऐसी है कि सब कुछ हमेशा रेगुलर रहे ज़रूरी नहीं है। महीने में 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि नहीं होगी पढ़ाई, लेकिन उनको दिमाग में नहीं लेना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। जो मन में है उसको ठान के रखो, होगा। मेरे कभी 600+ मार्क्स नहीं आए, 720 में से आज तक नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में आए हैं। तो हार मान ली मैंने, अगर हार मान ली होती तो वहाँ पे भी इतने 595, 597 मार्क्स रहते थे, उतने ही रहते। लेकिन मैं मन में लेके गई थी, मैंने मेरी पूरा 100% दिया है। अल्लाह मेरे साथ है, जो होगा सब अच्छा होगा। तैयारी कहाँ किया आपने, घर पे या हॉस्टल में? पहली साल जब 6 महीने ट्राई किया था तब वो कायम हॉस्टल में रही थी सीकर में। अभी यहाँ पे घर पे थी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, शिव लाइब्रेरी पास में है वो। वहाँ पे सुबह 6 बजे जाते थे मैं और 8-8:30 बजे तक वापस आते थे। ज़ैनब का क्या शेड्यूल रहता था जब आप स्टडी करते थे? शेड्यूल 3:30 बजे, मुझसे रात को पढ़ाई नहीं होती तो मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी। फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के 3:30 से 4 बजे तक मैं फ्री हो जाती, तहज्जुद और यासीन शरीफ या सूरह फतेह कुछ भी। फिर 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं खुद की सेल्फ स्टडी कर लेती थी और 6:30 के अराउंड में लाइब्रेरी जाती थी। 6:30 से 12 बजे के अराउंड तक रेगुलर पढ़ लेती थी, बीच में छोटा मोटा ब्रेक ले लेती थी। फिर लंच
करके 1 बजे तक वापस पढ़ने बैठती थी और फिर असर जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर असर तक पढ़ाई करती। टोटल कितना काउंटिंग हो गया, कितने आवर्स हो गए? आवर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपने जो टारगेट बनाया है ना, वो आज के दिन में मुझे पूरा करना है, वो चाहे वो पूरा दिन लगे, वो पूरा करके ही सोना। लेकिन स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आप 6 घंटा आराम से सोना ज़रूरी है। स्लीप और स्टडी के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट है क्या? दीन, हाँ। आप दीन पर रहोगे तो जो और बाकी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करने का वो हिम्मत मिलती है। जब आप सजदे में जाते हो तब सारी मुश्किलें हल हो जाती है, अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं अपना कर रही हूँ तो रब मेरे साथ है, मैं किसी का गलत नहीं कर रही और मेरा रब मेरे साथ है। क्योंकि सजदा जो है ना वो आपको अल्लाह से कनेक्ट करता है और अल्लाह से अगर आप कनेक्ट हो तो कुछ बड़ा नहीं है, ये सब एग्ज़ाम छोटी मोटी। जब आपने पेपर दे दिया हाँ, क्या लग रहा था, पार है नैया या रुकेगी, क्या था आपको, क्या मन में क्या चल रहा था? पेपर 3.5 घंटे का होता है, 1 घंटे में मैंने मेरी बायोलॉजी कंप्लीट कर दी और वो 360 की होती है, 360 में से 360 है मेरी बायोलॉजी। फिर फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, फिज़िक्स मैंने अटैम्प्ट की और फिज़िक्स भी सही था। फिर लास्ट का जो 1-1.5 घंटा था मैंने केमिस्ट्री को दिया और मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर भी है और इस साल पेपर भी काफ़ी ट्रिकी आया था, तो उसकी वजह से केमिस्ट्री में मेरी नेगेटिव ज़्यादा हो गई। तब मुझे लास्ट का शायद 1 घंटा मुझे घबराहट हुई, लेकिन एक दुआ है नसरुल पेपर देने से हाँ कंटिन्यू करें। नसरुल मिनल्लाहि फातुन करीब, नसरुल मिनल्लाहि फातुन करीब, जिसका मतलब है कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद कर रहे हो तो फतेह करीब है तुम्हारा। तो वो जब मैंने 3-4 बार दुआ पढ़ी, अंदर से बिलीव हुआ कि जो हो रहा है सही हो रहा है, तुम्हें वो ये क्वेश्चन सही लग रहा है करना करो, जो नहीं आ रहे थे वो छोड़ दिए, जो किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो अब ठीक है। पेपर से रिजल्ट आने का जो अरसा होता है उस दौरान आपको क्या लग रहा था कि आप कहाँ है, आपका स्टैंड कहाँ है, कहाँ जा रही है रैंक, कुछ आइडिया लगा आपको या सरप्राइज़ थे रिजल्ट को देखकर? हाँ, लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड है, उसके 610 पे 16,000 रैंक थी, तो मेरे 610 के अराउंड कुछ मार्क्स थे, तो मुझे लगा वही रैंक रहेगी। लेकिन इस साल बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मेरे 613 मार्क्स होने के बावजूद 21,000 रैंक थी, तो वो रैंक को देख के मैं थोड़ी उदास हुई थी। लेकिन कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिल गई, तो मुझे कोई शिकवा नहीं थी। अपनी सफलता का श्रेय, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? क्रेडिट सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़े वो हैं, उन्होंने मुझे कभी कमज़ोर होने नहीं दिया। जब लगा कि नहीं हो रहा है, नमाज़ पढ़ती तो वापस वो अंदर मोटिवेशन आ जाता कि नहीं मुझे मेरा 100% देना है, बाकी वो संभाल लेंगे। दूसरा मेरी अम्मी, मेरे पापा लास्ट ईयर उन्होंने बोल दिया था कि तुझसे एक अटैम्प्ट भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम प्राइवेट करवा देंगे चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन मैंने पापा को समझाया बहुत मुश्किल से कि नहीं पापा एक चांस और दो, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि चल ठीक है। फिर 1 साल तक उन्होंने जैसे गांव वगैरह जाना होता था तो भी उन्होंने हमेशा बोला कि तुझे जाना है चल मूड फ्रेश कर, लेकिन मैं मना कर देती कि नहीं जाना, तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। और रात को 9 बजे मुझे स्कूटी चलानी आती, मुझे इतनी आज़ादी देने के लिए सबसे ज़्यादा उनका शुक्र है। जो मैं बस 6 बजे जा रही हूँ सुबह तो उन्होंने कभी नहीं टोका, रात को 10 बजे भी आ रही हूँ तो उन्होंने कभी नहीं टोका। उन्होंने बोला हमें अपनी बच्ची पर यकीन है। और ये मेरा सारी लड़कियों से और बच्चों से सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपके अम्मी अब्बू आप पर इतना ट्रस्ट करके आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उस पर आप स्टैंड करें, हमें गलत राह पे नहीं जाना। वो अगर हम पे ट्रस्ट करके हमें इतनी दूर भेज रहे हैं, वी शुड स्टैंड बाय दैट। ये ट्रस्ट उनका था जो मैं आज कामयाब हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे कभी घर का कोई काम नहीं कराया। ये 1.5 साल का जो टाइम था, 6 महीने लास्ट ईयर, इस साल 1 साल, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं करवाया। और करती थी तो मुझे डांटते उड़ती थी, ये तेरा काम नहीं, तेरा काम जो पढ़ना है तो पढ़, अगर तू कामयाब हो गई तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। और मुझे जैसे नहीं उठती थी तो डांटते भी थे, टेस्ट देने का मन नहीं होता तो बहुत डांटते थे कि क्यों टेस्ट से डर जाएगी तो एग्ज़ाम कैसे फाइट करेंगे। तो अम्मी पापा मेरे लिए सबसे बड़े हेल्पफुल है। और मेरे दादा दादी नाना नानी हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया कि तुम बहुत अच्छी दिल से अच्छा है तो कुछ बुरा तुम्हारे साथ होगा नहीं, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट। लास्ट बात ये है कि ये दीन का कॉलम आपकी उसमें मेडिकल में तो था नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ आपका? बहुत कम बच्चों का होता है। ये अम्मी का ज़्यादा रोल है। मुझे 6th क्लास में उन्होंने नमाज वगैरह पे
रेगुलर कर दिया था। फिर 6 से मैं नमाज़ पे रेगुलर थी। फिर जो कोविड का टाइम आया उसके अंदर दीन पर ज़्यादा फोकस हो गई थी मैं कि हिजाब लड़कियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो कुरान शरीफ की मीनिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और तहज्जुद मुझे उस वक्त पता चला कि तहज्जुद अल्लाह के सबसे करीब है और कामयाबी का रास्ता दीन से जाता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा कोविड के टाइम से हुई। फिर मैं रेगुलर हुई। कोविड से पहले मैं हिजाब नहीं पहनती थी, उसके बाद हिजाब पहनती थी। हिजाब भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन था क्योंकि हिजाब वाली लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है, बट मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आई एम द स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई विल बी द स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ माई कम्युनिटी, द कैम खाली कम्युनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों सीना तन रहा आपका तो गैरवा से एकदम। आरिफ खान जी, ये पूरे मैं तो खुद मोटिवेट हो गया, आप क्या कहेंगे? तो इसकी बातें सुन के ना ये पूरी कौम के लिए आइडियल लड़की है। ये डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन हिजाब वाली डॉक्टर होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका मैंने पहला स्पीच सुना था शाहीन बाग सीकर में। ये बच्ची जब बोल रही थी तो मैं कतर था उस वक्त। मैं कतर से देख के जाबिर भाई को फ़ोन किया था कि यार रियल में बहुत होनहार है। और समाज सुधार के जो प्रोग्राम थे उसमें भी शायद इसकी एक स्पीच थी, उसको भी वो रियल में हिला के रख दिया था। तो ये बच्ची बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और अल्लाह ने इसको कामयाबी दी और इसने इस्लाम को एकदम बिल्कुल अपने जीवन में ढाल लिया। ये एक बड़ी बात है। मेडिकल से क्या है कि बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है मेडिकल के लिए। और दूसरी बात क्या है, कोरोना के बाद में जितनी हमें जरूरत मेडिकल सुविधाओं की पड़ी है और उसको देखते हुए फिर बाद में हम लोगों ने प्लान किया कि मेडिकल में जाना चाहिए। और ये एक लड़कियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन भी है और जन सेवा का भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो मैंने मेडिकल का इसलिए प्लान किया। शुरू में तो था आपका कि सिविल सर्विसेज ठीक रहेंगी या उसके लायक है, कंफर्टेबल है, फिर आपका चेंज हो गया। कब से हुआ, लगा कब आपको ये कोरोना के बाद में हुआ। कोरोना में बच्ची 12th में थी तो उसके बाद में ये लगा कि सिविल सर्विसेज के लिए अभी ग्रेजुएशन है, उसके बाद में सिविल सर्विस के लिए तैयारियां करनी है। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि अगर MBBS करने के बाद में भी अगर बच्ची सिविल सर्विसेज करना चाहे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम आए दिन हम देखते हैं बहुत सारे कलेक्टर डॉक्टर हैं और IAS IPS ऑफिसर्स हैं, वो डॉक्टर भी हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि MBBS करने के बाद में सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकती। बच्ची में अगर टैलेंट है तो वो सिविल सर्विसेज में भी बाद में जा सकती है। इसके टेस्ट वगैरह होते थे, ये एग्ज़ाम होते थे, तो उनमें लग रहा था क्या आपको कि ये क्रैक कर देगी इस एग्ज़ाम को, ऑल इंडिया एग्ज़ाम को? बच्ची के लिए पहले दिन से मेरे को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि बच्ची तहज्जुद की नमाज का पढ़ना, फिर 5 टाइम की नमाज का पढ़ना, फिर पूरा अपने उस पर फोकस थी। इवन मेरे से या घर वालों से हमारी आपस में इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी बच्ची से, क्योंकि वो सिर्फ उसी में लगी हुई थी। तो ये जो उसका जो डेडिकेशन था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर क्रैक करेगी। दीन का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत कम होता है, ये किस वजह से हुआ? ये सारी जो इसका श्रेय है वो इसकी वालदा का है, इसकी अम्मी का है, कि क्योंकि उसकी सारी मेहनत है। नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, बच्चे मेहनत करें तो पॉसिबल है सबके लिए। बस ये है कि वो बच्ची जो है वो कॉन्सेंट्रेट होकर उसी पे लग जाए और घर वाले सिर्फ उसके खाने पीने का रहने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि आए दिन क्या होता है कि बच्चों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आए उससे 1-2 महीने पहले बच्चों को खास करके उसके खाने पीने की सुविधाएँ और जो रहने की सुविधाएँ वो बेहतर से बेहतर हमें उपलब्ध करानी चाहिए। बाद में बच्चे के ऊपर डिपेंड है, वो बच्चा क्रैक कर लेता है। कहाँ करती थी तैयारी? तैयारी इसने घर पे ही रह के करी और बाकी मैक्सिमम टाइम ये लाइब्रेरी में रहती थी। सुबह जल्दी जाती थी, रात को लेट 9 बजे तक लाइब्रेरी से आती थी। इवन इसके दोपहर का खाना भी लाइब्रेरी में भेजते थे। तो ये जो है इसकी खुद की सेल्फ ही सारी चीज़ें हैं, इसमें हमारा कोई इतना कोई वो नहीं है कि कोई ज़्यादा फोर्स से बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। पूरा फेथ है, यकीन भी है बच्ची पर। 2-3 बार मुलाकात हुई है जाबिर भाई के साथ घर पे बच्चे से, तो टैलेंट है। और जैसा कि जाबिर भाई ने बताया कि बच्चे की खुद के कॉन्फिडेंस से और उसी की मेहनत से सफल हो सकते हैं। बस पेरेंट्स का जो फ़र्ज़ है, जो 2-3 बातें बताई कि भाई समय पर उसकी हेल्थ का ध्यान रखे और टाइम पे खाने पीने का ध्यान रखे, एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे मतलब पूरा फोकस रखा जाए तो बच्चे टैलेंटेड हैं। देखो ऊपर वाले ने सबको एक जैसा दिमाग दे के भेजा है, बस परिवार वालों का और गार्जियंस का उस पर फोकस करना ज़रूरी है और बच्चे की मेहनत को पॉजिटिव मोटिवेशन देना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी हर तरफ बच्चे के लिए रखनी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कौम में सभी बच्चे सक्सेस होंगे। जन्नत के लिए मैं फिर से बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज उसने ये मुकाम हासिल किया और आगे भी इंशाल्लाह वो इसमें सक्सेस होगी और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे मुकाम पे पहुँचेगी, उम्मीद है।
तो आज सीकर में ज़ैनब का जो घर है वहाँ एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। बहुत दूर दराज से गेस्ट जुड़े और पूरा प्रयास जाबिर खान का रहा कि जितने मिलने जुलने वाले हैं सबको उन्होंने याद किया। बहुत शानदार ये आयोजन भी रहा। हमारे साथ डॉक्टर असलम नूर खां कायम सर हैं। असलम खां, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो मेहनत आप लोग कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, वो मतलब सफल साकार होती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? जो हम लोगों ने जो मेहनत की थी उसका ये ज़ैनब के रूप में आप तमाम कौम के सामने ये एक उदाहरण है। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं काम, उसको देखते हुए हमारी कौम के अंदर लड़कियों की एजुकेशन को लेकर बहुत अवेयरनेस आई है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारी ज़ैनबें निकलेंगी। कोई IAS बनेगी, कोई IPS बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी। तो बहुत खुशी की बात है। और एक जो भी लोग सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए मेरी ओर से एक ये मैसेज है कि आप लोग अगर समाज के लिए दिल से काम करोगे तो ऊपर वाला भी आपको देखता है और आपको कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक तोहफे से नवाजेगा। तो जाबिर भाई को जो सामाजिक काम इन्होंने किए हैं उनका तोहफा अल्लाह ताला ने इन्हें दिया है। ज़ैनब जो इनकी बेटी है वो अब डॉक्टर बन चुकी है। तो मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग भी समाज के लिए कुछ करें ताकि अल्लाह ताला भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी मायनाज तोहफों से नवाजे। एजुकेशन या इल्म एकमात्र रास्ता है जो अपने को इस समाज में सर्वाइवल या अपने अस्तित्व के लिए या अपने ऊंचे ओहदे के लिए या अपने किसी भी अच्छे भविष्य के लिए एकमात्र ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन है। अपन सिर्फ ये नहीं कि जैसे कि अपने समाज में सामान्यतः ये देखा गया है कि एक डायरेक्शन में कोई चलता है उसी डायरेक्शन में सभी चलते हैं। अभी ये चल रहा है, जैसे पहले इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज़ था, सब इंजीनियर बने। अभी इन दिनों थोड़ा MBBS का क्रेज़ हो रहा है तो सब MBBS कर रहे हैं। तो सारे आयाम हैं जितने भी हैं एजुकेशन में, चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग है, व्यावसायिक शिक्षा है या अन्य जो शिक्षा के अन्य पहलू है, वो सारी शिक्षा लें ताकि अपना जो है मुकद्दर है वो अपना भविष्य है वो उज्जवल हो सके।